तब तो पता चलेगा। सर आप थोड़ा सा बोलिए, कुछ आशीर्वाद दीजिए। चरण स्पर्श निवेदित कर रहा हूँ दीक्षित सर को। हाँ, आपकी आवाज। आप सभी लाइव हो चुके हैं। जी जी, आवाज नहीं आ रही। हाँ वो एडजस्ट कर रहे होंगे। दीक्षित सर, आप सुन पा रहे हैं हमें? दरअसल मैं बताती हूँ नीता जी, मैं बताना चाहूंगी कि आदरणीय का ऑडियो कनेक्ट नहीं है। हाँ दीक्षित सर, म्यूट ऑफ कीजिए आप। ऑडियो से कनेक्ट नहीं है, शायद वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या। सुबह मेरी उनसे बात हुई थी इस पे। थोड़ा लाइव अभी बंद कर दीजिए। अभी लाइव बंद कर दीजिए थोड़ा। लाइव बंद करके उसके बाद जब आवाज आने लगे फिर खोलिएगा। हाँ हाँ, अभी सही नहीं लग रहा, लाइव बंद कर दीजिए। नीता जी फिर प्रॉब्लम होगी आके, और फिर ये कभी गड़बड़ ना हो जाए, है ना। तो आप ऐसा करें, आप लोग वार्तालाप करें और मुझे एक बार नंबर दीजिए आदरणीय का, मैं उनको बता देती हूँ। जी, एक्चुअली कॉल जाने से फिर उनको डिस्टर्ब हो रहा था, इसलिए कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे यहाँ पे। अरे तो बैठे रहेंगे, बोलेंगे नहीं, फिर तो क्या फायदा कार्यक्रम का। आप नहीं, उनको नंबर दीजिए, सब प्रीति जी को, फिर से कनेक्ट करेंगे। जी जी, हाँ संप्रीति जी, एक लिखिए आप नंबर। हेलो, ठीक है ठीक है, आवाज आ गई। हाँ आ गई सर, आ गई। धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम त्रिपाठी जी, प्रणाम। सादर चरण स्पर्श सर, मैं रवि प्रताप सिंह कलकत्ता अरे से। वाह, जय हो जय हो। अभी हम लोग यंत्र की यंत्रणा से जूझ रहे थे। क्या बात है, क्या बात है, यंत्र की यंत्रणा। यंत्र देवता कुपित थे, अब थोड़े अनुकूल। क्या सुंदर शुरुआत की है सर आज के कार्यक्रम की आपने, यंत्र की यंत्रणा। बहुत सुंदर। इसी से बच्चन की पंक्ति है कि मधुर प्रतीक्षा है जब इतनी, प्रिय तुम आते तब क्या होता। आप आ गए हैं और पूरा साहित्य। मधुर प्रतीक्षा है जब इतनी, प्रिय तुम आते तब क्या होता। क्या बात है, क्या बात है। कहते हैं जो मजा इंतजार में है वो वसले यार में नहीं है। वाह वाह। शब्दाक्षर का गौरव है कि इसकी शुरुआत आपके माध्यम से हो रही है। आप जैसे सुनामधन्य साहित्यकार का जुड़ाव इस अत्यधिक सक्रिय। अरे सब आप लोगों की दुआएं हैं और मेरे लिए ये सौभाग्य की और गर्व की बात। नेताजी थोड़ा रोशनी में आइए और वो प्रेम शंकर त्रिपाठी सर से आज के कार्यक्रम का उद्बोधन जो है वक्तव्य के लिए आमंत्रित करिए। उद्बोधन डॉक्टर साहब आ गए, हमारे उद्बोधन क्या? नहीं सर, आप तो कुछ बोलेंगे तो शुरुआत में मंगलारंभ कुछ कर दीजिए। हाँ, कुछ आपके दो शब्दों से ही शुरू होगा। हाँ बोलिए सर। आप दो शब्द से शुरू कर दीजिए प्रेम शंकर त्रिपाठी सर, आदरणीय। तो फिर मैं कार्यक्रम आगे शुरू में ले जाऊंगी। आप दो शब्द के, आपके परम मित्र आपके सामने बैठे हैं। माँ भारती को प्रणाम करते हुए तथा यंत्र देवता के प्रति अपना नमन निवेदित करते हुए मैं आज शब्दाक्षर के इस कार्यक्रम में, इस विशिष्ट एवं अनूठे कार्यक्रम में हम सबके श्रद्धेय देश के मूर्धन्य समीक्षक, साहित्यकार, हिंदी साहित्य और पत्रकारिता के दिग्गज शलाका पुरुष परम श्रद्धेय प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित का अभिनंदन करते हुए मुझे सचमुच अतीव हर्ष का अनुभव हो रहा है। जिनकी लेखनी से, जिनके व्याख्यानों से, जिनकी वाणी से न जाने कितने लोग
साहित्य के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं और एक लंबी परंपरा जो अपने यहाँ विशिष्ट साहित्यकारों की, आचार्यों की, धन्य समीक्षकों की रही है, उसके विशिष्ट हस्ताक्षर हम सबके श्रद्धेय दीक्षित जी आज यहाँ उपस्थित हैं। मैं सचमुच अभिभूत। शब्दाक्षर संस्था ने रवि प्रताप सिंह के नेतृत्व में कई क्षेत्रों में कीर्तिमान हासिल किया है। इन सब युवा कार्यकर्ताओं के मन में ये भाव जगा कि हम विशिष्ट साहित्यकारों, रचनाधर्मियों से सीधे सीधे संवाद स्थापित कर नई पीढ़ी को कोई संदेश दें। इस उद्देश्य को सामने रखकर पहला नाम सहज रूप से जब उन्होंने मुझसे परामर्श मांगा तो जो जहन में मेरा नाम, जो पहला नाम मेरे जहन में उभरा वो श्रद्धेय दीक्षित जी का है। दीक्षित जी की विशिष्ट परंपरा का अभी जो परिचय कराया जाएगा तो आप सबको मालूम पड़ेगा कि कितने लोगों को कितने रूपों में उन्होंने अनुप्रेरित किया है। वो पिछले 10-12 दिन पहले ही शायद 84 वर्ष के पूरे हुए हैं और ऐसे मूर्धन्य साहित्यकार का पटल पर उपस्थित होना ही किसी भी कार्यक्रम की सफलता का सबसे बड़ा कहीं ना कहीं हेतु और सेतु। मैं बहुत कुछ नहीं बोलूंगा, हम लोग ज्यादा दीक्षित जी से सुने और केवल सुने नहीं, उसको गुने भी। जो नई पीढ़ी है जो आजकल जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा अर्जित कर लेना चाहती है, नेम और फेम के पीछे पागल है, उसको ये जानना चाहिए कि साधना क्या होती है, साहित्य के प्रति समर्पण भाव क्या होता है और कैसे हम जीवन क्रम में आगे बढ़ सकते हैं। एक ऐसे तपस्वी साधक की वाणी से जो भी निकलेगा हमारे लिए अमृत तुल्य होगा। हम लोग तो बस अंजुरी फैलाकर, आंचल फैलाकर बैठे हैं कि इस समुद्र से हम कितना अपनी अंजुरी में भर पाए। आदरणीय दीक्षित जी को प्रणाम करते हुए मैं आज की संचालिका को अपना ये वक्तव्य समाप्त करते हुए आगे का कार्यक्रम बढ़ाने के लिए निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षित जी, आप पधारे, ये पटल धन्य हुआ। आपको धन्यवाद जी। बहुत बहुत आभार आपका आदरणीय। अब मैं कार्यक्रम की ओर चलती हूँ। हाँ, नमस्कार, मैं नीता अनामिका शब्दाक्षर के केंद्रीय पेज पर आप सभी दर्शकों एवं श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। चीन, नेपाल, हॉलैंड, फ्रांस, थाईलैंड, रूस, उत्तरी कोरिया और न जाने कितने देशों की साहित्यिक यात्रा कर चुके साहित्य भूषण से सम्मानित, दीनदयाल उपाध्याय सम्मान से सम्मानित, साहित्य वाचस्पति उपाध्याय से सुशोभित, प्रसिद्ध शोध विशेषज्ञ, उत्कृष्ट समीक्षक, कवि, लेखक, हिंदी साहित्य जगत के मानक शिखर पुरुष, लखनऊ उत्तर प्रदेश निवासी साहित्यकार आदरणीय प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी से शब्दाक्षर के इस मंच पे हम रूबरू होने जा रहे हैं। इन्हें हिंदी जगत का आलोक स्तंभ भी माना जाता है। शताधिक पुस्तकों का इन्होंने लेखन किया है। ये प्रख्यात समालोचक भी रह चुके हैं। ये एक छायावाद विशेषज्ञ भी हैं। अभी अभी हाल 6 जुलाई में इनका जन्मदिन हमने मनाया है। तो स्वागत है सर, आदरणीय आपका इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे यही प्रश्न पूछना चाहूंगी कि आपकी इस साहित्य जो रही है जीवन, साहित्यिक जीवन, इसमें प्रेरणा का स्रोत कौन कौन रह चुके हैं? आपकी प्रेरणा के स्रोत साहित्य जीवन में कौन कौन रह चुके हैं? धन्यवाद नीता जी। जी, दरअसल मनुष्य बहुत कुछ परिस्थितियों का दास होता है। उसे जो मिलता है वो कहीं न कहीं परिवेश से मिलता है, परंपरा से मिलता है और प्रभु की कृपा से मिलता है। ये तीनों मेरे साथ रही। यो मेरा जन्म रायबरेली जिले के एक छोटे से गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। आवाज थोड़ी धीरे लग रही, आवाज धीरे लग रही। आप थोड़ी आवाज, सर आपकी आवाज धीरे आ रही, थोड़ा जोर से बोलिए, माइक सामने। और जोर से कह। जी 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 आदरणीय। मैं ये कह रहा था कि मनुष्य बहुत कुछ परिस्थितियों का दास होता है जी। जो कुछ उसे मिलता है वो परंपरा से मिलता है, अपनी आनुवंशिकता से मिलता है, अपने परिवेश से मिलता है और प्रभु कृपा से मिलता है। उसी तरह से मेरा भी जन्म
जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। घर में तो औपचारिक शिक्षा का वातावरण नहीं था, लेकिन पारंपरिक पांडित्य का प्रचार बहुत था। ब्राह्मणों का गांव था और वे लोग कहीं न कहीं धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़े रहते थे। हाँ, एक सज्जन अवश्य मिले जो सनेही मंडल के पुराने कवि थे। ये सनेही मंडल छायावाद के लगभग समवर्ती एक आंदोलन के रूप में चलता रहा है। त्रिपाठी जी अच्छी तरह जानते हैं, एक जमाना था जब इसका बड़ा वर्चस्व था हिंदी जगत में। विश्वकवि नामक पत्रिका निकालते थे और न जाने कितने शिष्य उन्होंने बना रखे थे। कवि सम्मेलनों की परंपरा से उनको प्रशिक्षण देते रहते थे। तो उनको सुनते सुनते कविता की ओर मेरी भी अभिरुचि जागी। आरंभ काव्य लेखन से हुआ। गीत रचना उन दिनों बहुत हो रही थी जी। मंचों पर गीत पढ़ना सौभाग्य का विषय माना जाता था। तो अपने ग्राम गुरु चंद्रमणि पांडे जी और रायबरेली के एक युवा कवि थे अमरेश जी, उनके निकट संपर्क में रहकर कुछ काव्य रचना का अभ्यास किया। जब इंटर कक्षा में गया तो वहां मुझे प्रभु की कृपा से एक बड़े अच्छे अध्यापक मिले। मैं श्रद्धा पूर्वक उनका स्मरण करता हूँ, श्री नृपत सिंह भदौरिया। उन्होंने मुझे डिबेट में, अंत्याक्षरी में, मंची अभिनय में और विभिन्न प्रकार की जिन्हें परफॉर्मिंग आर्ट्स कहते हैं उनसे जोड़ा, बड़ा प्रोत्साहन दिया। मुझे कविता लिखनी सिखाई, उसका संशोधन किया, मुझसे समीक्षात्मक लेख लिखवाए। तो आज जो मेरे पास सुरक्षित सामग्री है उसमें पहला लेख उन्हीं के सौजन्य से, उन्हीं के संरक्षण में 1952 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय में बीए करने के लिए आया। तो यहाँ तो विद्वानों का जमघट ही लगा हुआ था। विभाग में भी, नगर में भी नागर जी उन दिनों थे, भगवती चरण वर्मा थे, यशपाल जी थे, आशुकप जगमोहननाथ अवस्थी जी थे और बहुत तेरे, अगर गिनाने बैठूं तो 150 लोग निकल आएंगे। संक्षेप में कहना चाहूंगा कि उनके निकट संपर्क में जाने का अवसर मिला और उनसे कविता और कथा साहित्य और नाटक साहित्य और समीक्षा, इन सभी दिशाओं में। पर बीए करते करते मुझे यह बोध हुआ कि कविता का मूड जब बन जाता है तो फिर समीक्षात्मक अध्ययन में तबीयत नहीं लगती है, बौद्धिक कार्य नहीं हो पाता है। और चूंकि सामने एक कैरियर था, एक भविष्य था, डिवीजन पोजीशन का भी लोभ था, इसलिए एक दिन बड़ा निर्मल निर्णय लेना पड़ा। बड़ी निष्ठुरता के साथ ये शपथ लेनी पड़ी कि अब कविताएं नहीं लिखूंगा, अब केवल समीक्षात्मक अध्ययन करूंगा। और तब फिर बीए किया, एमए किया, शोध कार्य, पीएचडी और डीलिट से संबंधित। तो कुल मिलाकर मेरा कवि हृदय तो खत्म हो गया, बस कविता पढ़ करके उसका आनंद लेता हूँ। मैंने ये सोचा कि जब अच्छी अच्छी कविताएं लिखी जा चुकी हैं और हम उनसे बेहतर नहीं लिख सकते हैं तो उसमें शक्ति का अपव्यय क्यों किया जाए, उनको पढ़ करके आनंद लिया जाए। और बाकी शोध और समीक्षा के क्षेत्र अभी बड़ा कमजोर है, वो भटक गया है, उसमें शिविरबद्धता भर गई है, वस्तुनिष्ठता का बड़ा अभाव हो गया है। तो उसे अगर सत समीक्षा में और सही शोध में परिणत किया जाए तो ज्यादा बड़ी उपलब्धि होगी, महत्वपूर्ण कार्य होगा। खैर, उसी क्रम में जोधपुर विश्वविद्यालय में मुझे शिक्षण का पहला अवसर मिला। वहां भी देखिए प्रेरणा का या प्रभाव का एक क्रम चलता रहा। मुझे वहां 13 वर्षों के कार्यकाल में 4 ऐसे मनीषी मिले जो 4 अलग अलग युगों के प्रवर्तक थे। एक थे आचार्य रामशंकर शुक्ल दसाल, ये रीतकालीन आचार्य, अलंकार विद्या के एकाकी आचार्य माने जाते थे। तो रीति काव्य को पढ़ने के लिए, अलंकार शास्त्र की जानकारी रखने के लिए उनका सानिध्य बहुत काम आया, उन्होंने परंपरा से जोड़ा। उसके बाद आए डॉक्टर कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह, जो छायावाद युग के कवि थे, निराला जी के बहुत निकट रहे हैं और राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से बहुत जुड़े रहे हैं, तो उनसे दूसरी धारा मिली। उनके बाद तीसरे आए डॉक्टर नामवर सिंह, जो आधुनिक बोध से जुड़े हुए, प्रगतिवादी विचारधारा से बहुत प्रभावित। और इन तीनों से भिन्न 1.5 वर्षों का सानिध्य मिला अज्ञेय जी का, जो वहाँ कैंपस ऑथर के रूप में आए थे और जो सही अर्थों में
साहित्य और सर्जना की प्रतिमूर्ति थे, बड़ा स्नेह उन्होंने दिया। तो इस तरह से इन चारों के निकट रहते हुए परंपरा और आधुनिकता, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना और विश्वबोध, साहित्य के जितने परिप्रेक्ष्य हैं, इन सब से चाहे अनचाहे या जाने अनजाने संबंध स्थापित हो गया। ये बात मैं 1976 तक की कर रहा हूँ। 1976 के अंतिम चरण में लखनऊ विश्वविद्यालय की सेवा करने का अवसर मिला। वहां लगभग 22-24 वर्षों तक रहा, 20 वर्षों तक विभागाध्यक्ष रहा, और उस काल में कुछ सेवा करने के जो अवसर मिला, कुछ सीखने के जो अवसर मिला, कुछ बताने के जो अवसर मिला, ये हमारा अपना जनपद है, ये हमारी अपनी मातृ संस्था रही है। एक विशेष प्रकार का लगाव, भावात्मक लगाव इस संस्था के साथ, इस नगर के साथ, इस क्षेत्र के साथ अनुभव करता रहा। तो यहाँ जो शोध का कार्य किया, जो समीक्षात्मक लेखन किया, और हिंदी का क्या भविष्य है या उसकी आज क्या समस्याएं हैं, उनका क्या निराकरण है, इस पर सोचने विचारने का बड़ा अवसर मिला। तो यथा समय जब आप पूछेंगे तो उस पर बाद में प्रकाश डालूंगा। अभी तो मैं केवल प्रेरणा और प्रभाव बता रहा था कि इतने सारे लोगों का कृपा प्रसाद मुझे प्राप्त हुआ, और जो विद्वान आते जाते रहे, जिनसे मिलने का अवसर बीच बीच में प्राप्त होता रहा, उनसे भी बराबर सीखता रहा हूँ और आज भी सीखने का अभिलाषी। बहुत ही अच्छा कहा आपने। आपके साहित्यिक जीवन में बहुत सारे मोड़ आए, महत्वपूर्ण मोड़ आए आपके जीवन में, और बहुत कुछ आपने अनुभव ग्रहण किए जीवन में, हर क्षेत्र में, लिखने में, समीक्षाओं में। तो साहित्य की लेखनी में बहुत सारी विधाएं होती हैं। आप किन किन विधाओं में आपकी ज्यादा रुचि रही है? देखिए, जैसा मैंने अभी कहा कि आरंभ में कविता की वो रुचि ज्यादा थी जी। हिंदी में आने का मुख्य कारण ही था काव्यानुराग, और उसी के साथ कहानी और एकांकी भी, लेकिन वो कैशोर काल तक ही रहा। ये सब मैं 15, 16, 18 वर्ष तक की बात बता रहा हूँ। विश्वविद्यालय में आते ही इन सारी विधाओं से मैं वंचित हो गया या उनसे अलग जाना पड़ा, और कुल मिलाकर शोध और समीक्षा में केंद्रित हो गया। बीच बीच में कभी कभी मन बहलाने के लिए मैंने सटायर्स या व्यंग्य लेख लिखे, कुछ फीचर लिखे हैं, कुछ रिपोर्टाज लिखे हैं। क्योंकि पत्रकारिता से जुड़ा रहा हूँ, इन्हें पढ़ाता भी रहा हूँ, तो साथ साथ तो लिखने की भी आवश्यकता महसूस हुई। पर ये स्फुट कार्य हैं और गौण कार्य हैं। मुख्य शोध और समीक्षा ही एक ऐसा विषय है जिसको मैंने ओढ़ा है, बिछाया है, जिसको मैंने जिया है, और जिसके साथ मैं कहे नाभिनालबद्ध हूँ, उसी की परिपूर्णता चाहता हूँ, उसी दिशा में प्रयास कर रहा हूँ। आप एक बहुत ही प्रसिद्ध समीक्षक हैं और आपने बहुत सारी समीक्षाएं की हैं। तो साहित्य समीक्षा की मुख्य क्या क्या समस्याएं हैं जब आप समीक्षाएं करते हैं साहित्य में? तो आपके सामने कौन कौन सी ऐसी समस्या आई, वो आप हमसे साझा कर? समीक्षा एक बड़ा व्यापक विषय है। इसका गहरा संबंध काव्य शास्त्र से है जी। इसका गहरा संबंध साहित्य के इतिहास से है जी। इसका एक संबंध पाठालोचन या पाठ संपादन से है। इसका गहरा चिंतन तुलनात्मक भारतीय साहित्य से है। इसका संबंध विश्व हिंदी से है। इसका संबंध लोक साहित्य से है। इसका संबंध शोध कार्य से है। मोटे तौर से जिसको समीक्षा कहते हैं उसकी इतनी शाखाएं हैं फैली हुई। मुझे लगा कि समीक्षा को उसके परिपूर्ण रूप में ग्रहण करना चाहिए। तो पहली बात यह है कि इतिहास के साथ जुड़ना, साहित्य का इतिहास, और इतिहास को लेकर प्रायः सभी लोग असंतोष प्रकट करते हैं कि इतिहास मुकम्मल नहीं है, उसके ऊपर एक खास तरह की विचारधारा हावी है, सूचनाएं अपुष्ट हैं, अप्रामाणिक हैं, अपर्याप्त हैं, और इतिहास दर्शन की, जिसे हिस्टोग्राफी कहते हैं, उसकी दृष्टि से नहीं लिखी गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास बहुत पुराना हो गया है, अब आउटडेटेड है। अब वो काल विभाजन किसी को स्वीकार नहीं है, वो नामकरण किसी को स्वीकार नहीं है। और शुक्ल जी विदग्ध आचार्य होने के साथ साथ चूंकि प्रबल रुचिबोध के व्यक्ति थे, लाइकिंग डिसलाइकिंग दोनों उनकी अति पर थी, तो बहुत सारे कवियों, लेखकों का या विधाओं का अवमूल्यन भी हो गया है। भारतेंदु के बाद उनका इतिहास आधारभूत नहीं रह सकता। उसमें लोगों ने जगह जगह संशोधन किए हैं, लेकिन सही जो इतिहास दृष्टि यानी इतिहास दर्शन होता है, उसके अनुसार अभी इतिहास नहीं लिखा गया है।
तो प्रयत्न किया कि इतिहास लेखन का प्रयास किया जाए। मैंने साहित्य इतिहास की एक भूमिका बनाते हुए, ये बताते हुए कि मुकम्मल इतिहास तो एक व्यक्ति नहीं ले सकता है, लेकिन उसका एक मॉडल बना सकता है। इतिहास लेखन दरअसल सामुदायिक कार्य है। एक व्यक्ति 1500 वर्षों के हजारों कवि लेखकों को नहीं समझ सकता, प्रवृत्तियों को नहीं समझ सकता। अगर समान धर्म व्यक्ति मिल जाएं तो एक निश्चित मानदंड के आधार पर यह वस्तुनिष्ठ इतिहास लिखा जा सकता है। आज जो हमारा इतिहास है वो कई समस्याओं से ग्रस्त है। उसमें क्षेत्रीयता हावी है। उत्तर भारत के ही साहित्यकार उसमें भरे पड़े हैं। हिंदीतर राज्यों के इतिहास का साहित्यकारों को उसमें स्थान बहुत कम दिया गया है। ये हिंदी का लेखन आप देखें विदेशों में भी हुआ है, बल्कि शुरुआत वहीं से हुई। इसमें समीक्षा की शुरुआत करने वाले पश्चिमी विद्वान हैं, पाठालोचन की शुरुआत करने वाले पश्चिमी विद्वान हैं, पाठ्यक्रम वही लाए हैं, शब्दकोश उन्होंने बनाया है, व्याकरण उन्होंने बनाया है। और साहित्यिक खोज अगर ग्रियर्सन नहीं होते, तेसुतरी नहीं होते, नवीन युग में भी आप पाएंगे फादर कामिल बुल्के का इतिहास और उनका शोध कार्य ना आया होता तो काफी अपूर्णता हिंदी में रहती। तो उनको कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करते हुए हमें याद करना होगा। ऐसे ही कलकत्ता को ले लीजिए, हिंदी साहित्य खासतौर से आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक क्षेत्र है। ये पत्रकारिता वहीं शुरू हुई है, तमाम आंदोलन वहीं से चले हैं। अगर इन साहित्यकारों का विधिवत समावेश इतिहास में न किया गया तो इतिहास एकांगी हो जाएगा, अपूर्ण कहा जाएगा। हम लोगों ने देखा कि इतिहासकार अपने राग द्वेष के अनुसार किसी पर तो 8-10 पन्ने लिख डालते हैं और किसी को प्रविष्टि ही नहीं देते हैं, उसकी एंट्री तक नहीं होने पाती है। ये प्रवृत्ति आचार्य शुक्ल के इतिहास से लेकर आज तक विद्यमान। इसका अनुपात सिद्ध करना होगा, उसकी महत्ता के अनुसार, उसके स्तर के अनुसार कैसे कैसे नामोल्लेख किया जाए, कैसे विशेषण दिए जाएं, ये बड़ा तुलनात्मक होता है, सापेक्षिक होता है। इसी तरह से हिंदीतर राज्यों में दक्षिण की ओर जाए, वहां एक से एक कवि हुए हैं, लेखक हुए, आज से नहीं सैकड़ों वर्षों पहले से हो रहे। तो हिंदी का जो विशाल भारतीय वाङ्मय है, ये जो वैश्विक चरित्र है, इसको उद्घाटित करना बहुत जरूरी है। इसी के साथ साथ इतिहास में वस्तुनिष्ठता और प्रामाणिकता, इन सब का समावेश करना बहुत जरूरी है। आज तक आप देखें, हम अपने कवियों लेखकों का जब परिचय पढ़ाते हैं तो वही परिचय दोहरा रहे हैं जो आज से लगभग 75 वर्ष पहले डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कवि कोविद माला में परिचय के रूप में दिया था। तुलसी का, सूर का, जायसी का, कबीर का, हर एक का परिचय देते हुए लिखा हुआ है कि इनके संबंध में कोई प्रामाणिक सूचना नहीं है, ऐसी ऐसी कृतियां कही जाती है लेकिन कहीं उपलब्ध नहीं हुए हैं। ये सब बड़ा विवादास्पद है। माने जनश्रुतियों में हमारा इतिहास चल रहा है। प्रश्न ये है कि क्या इनकी बायोग्राफिकल रिसर्चेस हुई हैं, इनकी जीवनी की खोज में आगे कोई बढ़े हैं? इसको लोगों ने समीक्षा से इतर विषय मान लिया, कहा कि इससे समीक्षा प्रभावित नहीं होती है, उसका कोई हित नहीं होता। माने समीक्षा केवल आइडियोलॉजी है, समीक्षा केवल दलीय विचारधारा है। यह जो प्रचलन शुरू हुआ खासतौर से प्रगतिशील आंदोलन के साथ, उसे समीक्षा की बड़ी हानि। तीसरी बात यह है कि समीक्षा बहुत कुछ काव्यशास्त्र का सहारा लेकर चलती है। काव्यशास्त्र के जो मानक हैं, कविता की परख और पहचान की जो कसौटी है, ऐसे कथा लेखन के अपने निकष है, नाट्य लेखन के अपने निकष हैं, समीक्षा के अपने प्रतिमान हैं, शोध के अपने मानदंड हैं। इनके आधार पर इनका तुलनात्मक अध्ययन करना होता है। अभी तक हम लोगों ने स्वेच्छाचार के अनुसार इतिहास का सारा विभाजन कर रखा। अब आप देखिए कि हिंदी की शुरुआत 7वीं शताब्दी से होती है। जो हमारे सिद्ध कवि है, चाहे पुष्पदत्त को लीजिए, चाहे स्वयंभू को ले लीजिए, जिसको पुरानी हिंदी कहा गया है, लेकिन इसको लोगों ने नकार दिया ये कहते हुए कि देश भाषा काल है। उसको वीरगाथा काल कहा जाए, उसको सिद्ध सामंत काल कहा जाए, उसको संधि काल कहा जाए, उसको चारण काल कहा जाए, उसको रासो काल कहा जाए। ये स्वेच्छाचार बरतते रहे हैं, हिंदी को पूरे परिप्रेक्ष्य में उन्होंने नहीं देखा। उसी तरह से जिसको भक्ति काल कहते हैं, वो भक्ति केवल 15वीं-16वीं शताब्दी में ही नहीं रही है, बराबर 18वीं शताब्दी तक भक्ति आंदोलन चलता रहा। जितने सूफी कवि तथाकथित उस भक्ति काल में नहीं हुए, उससे ज्यादा तथाकथित रीति काल में हुए। संत कवियों की परंपरा, राम और कृष्ण काव्य की परंपरा, और इसी तरह से विभिन्न काव्य परंपराएं बहुत अरसे तक विकसित रही। ऐसा नहीं कि कैलेंडर के अनुसार एक निश्चित तिथि में कोई काव्य धारा समाप्त हो जाती।
ये अनवरत चलती रहती हैं, कभी अधिक कभी कम। उस पूरे परिप्रेक्ष्य में इसको देखने की आवश्यकता है। इसलिए आज रीति शब्द भी संदिग्ध हो गया है। जिसको रीति काल कहते हैं उसमें रीति रचनाएं, रीति से जो इतर रचनाएं हैं वो रीति काव्यों की तुलना में कई गुना ज्यादा है। उसी तरह से जिसको भक्ति काल कहा जाता है उसमें भी श्रृंगार की रचनाएं हुई हैं, वीर रस की कविताएं हुई है। हाँ, भक्ति का प्राबल्य है। मोटे तौर से वो मध्यकाल है जिसकी ये सारी अंत प्रवृत्तियां हैं। मोटे तौर से आरंभ आदिकाल से होता है और उसके बाद फिर आधुनिक काल है। इसमें जो काल विभाजन लोगों ने किया है वो सुविचारित नहीं। अब आप देखिए, हमारे हिंदी साहित्य के किसी भी कालखंड का नाम किसी व्यक्ति पर नहीं। अगर व्यक्ति पर होता तो सबसे पहला नाम होता तुलसी युग, कबीर युग, पर ऐसी प्रवृत्ति हमारे यहाँ हिंदी कविता में नहीं रही है। यह अंग्रेजों की देन है। विक्टोरियन एज, पोस्ट विक्टोरियन एज, प्री विक्टोरियन एज वहां व्यक्ति केंद्र में होता है। इसलिए भारतेंदु के प्रति पूरी श्रद्धा रखते हुए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सबके प्रणम में है, उनके प्रति पूरी श्रद्धा रखते हुए हम कहेंगे कि प्रवृत्ति परक विभाजन एक रूपता के आधार पर किया जाना चाहिए। वो नवजागरण का काल, अब नवजागरण बंगाल से शुरू हुआ था, उसके बाद फिर स्वातंत्र संघर्ष काल शुरू होता है और फिर हमारा समकाल है, स्वातंत्रोत्तर काल है। ऐसे अगर प्रवृत्ति परक विभाजन करते हैं तो इतिहास का एक सुखद रास्ता व मार्ग दिखाई देता है। उसी के साथ साथ स्वेच्छाचार पूर्वक जो आंदोलन शुरू हो जाते हैं, अब जैसे नया शब्द देख लीजिए, कविता के साथ नई कविता शुरू कर दी, कहानी के साथ नई कहानी शुरू कर दी, पर नया उपन्यास क्यों नहीं शुरू हुआ? नया नाटक क्यों नहीं शुरू हुआ? नई समीक्षा, नया शोध क्यों नहीं आया? अगर नवगीत हो सकता है तो नई समीक्षा भी हो सकती है। हम पूछना चाहते हैं कि उसके साथ साथ प्रचलित जो गीत काव्य है और जो नवगीत है, इसमें मूलभूत अंतर क्या है? शिल्प का थोड़ा अंतर रख देने से कोई युग नहीं बन जाया करता है। उसी तरह से जो कहानी प्रचलित है, अब जैसे अज्ञेय लिख रहे हैं, वो कहानी भी है, नई कहानी भी है। जैनेन्द्र की कहानियों में नयापन भी है। इसी तरह से उपेन्द्रनाथ अष्ट की कहानियों में, यशपाल की कहानियों में दोनों प्रवृत्तियां साथ साथ दिखाई देती हैं। पर खेमे बंदी के कारण उनका एक अलग स्कूल चला जिसको नई कहानी कह दिया गया। नाटक में कुछ नए प्रयोग हुए, वो कहीं एब्सर्ड नाटक हो गया, कहीं बीज नाटक हो गया। हम चाहते हैं कि इस प्रकार का स्वेच्छाचार न बढ़ता जाए। नाटक का एक लंबा विकास क्रम है, कथा लेखन का एक लंबा विकास क्रम है और उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयोग हो रहे हैं। कहीं आंचलिक नाटक कथा लिखी गई हैं, कहीं ऐतिहासिक लिखी गई हैं, कहीं सामाजिक लिखी गई हैं, कहीं मनोवैज्ञानिक विषय पर लिखी गई हैं, कहीं व्यक्ति है, कहीं समुदाय है, पर उसके भीतर नई और अ उपसर्ग लगा करके कहानी को अकहानी बना देना, कविता को अकविता बना देना। दुर्भाग्य यही हुआ कि जब कहानी अकहानी हो गई और कविता अकविता हो गई तो पाठक भी अपाठक हो गया। उससे बचाने की आवश्यकता है। साहित्य किस तरह से जन से जुड़ता है, जन की समस्याओं को उसे कैसे उभारना होता है, स्वच्छ भाव से, वही वस्तुनिष्ठ भाव से, इसको ज्यादा प्रश्रय देना होगा। उस दृष्टि से जो साहित्य लिखा जा रहा है, आज जरूरत है कि हम साहित्य के माध्यम से राष्ट्रीय भावैक्य की स्थापना करें। देखिए, साहित्य के युग युग से 4 मुख्य उद्देश्य रहे। वो परंपरा का ज्ञान कराता है, वो हमें मनुष्य बनाता है, मानुष भाव का संचार करता है, उससे हमें रोजी भी मिलती है, और वो हिंदी के संदर्भ में विशेष रूप से, चूंकि संपर्क भाषा है, इसलिए पूरे देश को एक संपर्क सूत्र से जोड़ता है, राष्ट्रीय भावैक्य पैदा करता है। इस दृष्टि से तुलनात्मक भारतीय साहित्य की बड़ी आवश्यकता है। इनमें से किसी भाषा का साहित्य अपने में एकाकी नहीं है, एकल ना होकर के कहीं न कहीं परंपरा से जुड़ा हुआ है। अब अगर छायावादी कविता को पढ़ते हैं और उसके साथ गुरुदेव रविन्द्रनाथ को नहीं पढ़ते हैं तो अर्थ समझ में नहीं आएगा। उपन्यासों को देखते हैं और उसमें शरद चंद्र बंकिम चंद्र को नहीं देखते हैं। ऐसे बहुत सारे लेखक हैं, बंगला में भी है, तमिल में है, तेलुगु में है, मलयालम में है, मराठी में है, पंजाबी में है। इन सबको एक ही धरातल पर रख करके, गुणवत्ता इन सबकी अलग अलग है, लेकिन इन सबका इतिहास, विकास, इनका प्रदेय, इनका महत्व, इनकी उपलब्धियों की जानकारी नई पीढ़ी को दी जानी चाहिए, तभी साहित्य की सार्थकता सिद्ध होती है। यहाँ लोगों ने अपने अपने खेमे बना लिए, साहित्य प्रोपेगेंडा का माध्यम हो गया। केवल पुरस्कार प्राप्त करना,
केवल बाजार से जुड़ना और केवल अपने मन की वासनाओं को उजागर करना, यही जैसे उसका मैदान हो गया है। उससे उठ करके जीवन का जो उदात्त बोध है, जो अवदात चिंतन है, मनुष्य भाव वाला जो साहित्य है, साहित्य का अर्थ ही है सबका हित करने वाला, उसको प्रश्रय देने की आवश्यकता है। और इसलिए आज समीक्षा क्षेत्र में यह आवश्यकता है कि हम अंतर विद्यापरक समीक्षाएं उठाएं, इंटरडिसिप्लिनरी, माने साहित्य को मनोविज्ञान से जोड़े, इतिहास से जोड़े, दर्शन से जोड़े, समाजशास्त्र से जोड़े। ज्ञान विज्ञान का सेट एक ही है, शाखाएं खाली अलग अलग। दूसरी जरूरत यह है कि तुलनात्मक भारतीय साहित्य को महत्व दें। तीसरी आवश्यकता यह है कि लोक वाङ्मय की ओर जाएं। वहां जनपदी साहित्य जो बिखरा हुआ पड़ा है, उनका अभी कोई धनी धोरी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन हमारी जितनी जनपदी भाषाएं, हिंदी में ऐसे 19-20 बोलियां हैं जिनमें साहित्य भी है। अब अवधी को ले लीजिए, ब्रजभाषा को ले लीजिए, बुंदेली को ले लीजिए, भोजपुरी, राजस्थानी, मैथिली। मैथिली अलग भाषा हो गई है लेकिन हिंदी की ही भगिनी भाषा रही है। इनमें प्रभुत साहित्य भरा हुआ है। बहुत सारे प्रकाश में आ गए हैं लेकिन उससे ज्यादा अभी अंधकार में है, नेपथ्य के भीतर। उन्हें उद्घाटित करने की आवश्यकता है। उनका सर्वे हो, विश्लेषण हो, विवेचन हो, संपादन, प्रकाशन हो, तब उनको जाकर साहित्य प्राप्त होगा। तो आवश्यकता यह है कि साहित्य को एक विराट परिप्रेक्ष्य में देखा जाए। व्यक्तिवाद और पश्चिमी प्रभाव और अश्लीलता और अमानुषिकता, ये लघु मानव का आंदोलन या एब्सर्ड बोध का आंदोलन, ये साहित्य के लिए और मानव मात्र के लिए हितकर नहीं है, ये केवल सनसनी पैदा करने वाले आंदोलन है। तो जो प्रोपेगेंडा राजनीति में या फिल्मी क्षेत्र में यानी बाजार में दिखाई देता है, उस सबको साहित्य पर लाद दिया जाए, ये साहित्य के लिए बड़ा अहितकर हो। इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। और मैं आशा करता हूं कि आपकी संस्था इस दिशा में और अग्रसर होगी, नई पीढ़ी को आकृष्ट करते हुए, उसको प्रबोध देते हुए कि सत्साहित्य की रचना कैसे की जाए। सत्साहित्य केवल उपदेश नहीं देता है, जनता का यथार्थ चित्रित कीजिए, पर यथार्थ केवल जुगुप्सा पैदा करने के लिए नहीं। यथार्थ का मतलब है कि वस्तु इससे परिचित हो जाए और उसके बाद फिर उसका समाधान खोजे, आदर्श की खोज भी करे। अकेला यथार्थ बड़ा खतरनाक होता है, अकेला आदर्श भी अपूर्ण होता है। इसीलिए प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की मांग की थी। वो साहित्य का सबसे बड़ा काम में या अपेक्षित तत्व है। तो उधर देखने की आवश्यकता है, भाषा को सुधारने की आवश्यकता है। इधर संचार ने या पत्रकारिता ने भाषा को बहुत विकृत कर दिया है। उसकी वर्तनी, उसका व्याकरण, उसका उच्चारण, स्वेच्छाचार बहुत बढ़ गया है। ऊपर से कोई निर्देश देने वाला नहीं रहा है। भाषा का विकास प्रचार प्रसार की दृष्टि से तो हो रहा है, लेकिन उसकी जो साधुता है, जो शुद्धता है, वो प्रभावित हो रही है। उसे बचाने की आवश्यकता है। हमारे पुराने मुहावरे जा रहे हैं, लोकोक्तियां समाप्त होती चली जा रही, देश शब्द संकट में है, अंग्रेजी जरूरत से ज्यादा बढ़ती चली जा रही। परिणाम स्वरूप हिंदी इंग्लिश हो गई है, बंगला बंगलिश हो गई है। इन सबको बचाने की आवश्यकता है। मैं नहीं कहता कि विदेशी भाषा के शब्दों को न छुआ जाए, जहां जरूरत हो वहां उनका उपयोग करिए, लेकिन अनावश्यक रूप से जो शब्द हमारी भाषा में हैं उनका उपयोग न करके हमें खिचड़ी पकाएं, यह भाषा विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन एक कॉन्वेंट कल्चर जो हमारे समाज में भर गई है, या नवधनाढ़ वर्ग का जो वर्चस्व दिखाई दे रहा है, उसमें आप देख रहे हैं कि ऐसी मिली जुली वर्ण संकर भाषा दिनों दिन बढ़ती फैलती चली जा रही। यह अनिष्टकर है। अगर भाषा बिगड़ जाती है तो संस्कृत बिगड़ जाती है। अभी मैं ऐसे ही संवाद में कह रहा था कि देखिए, इस बीच कोरोना काल में लगभग 50 शब्द अंग्रेजी के जबरदस्ती भारतीय भाषाओं में घुस गए। अब क्वारंटाइन ले लीजिए। एक दिन गांधी जी की आत्मकथा पलट रहा था। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका गए तो वहां प्लेग की महामारी चली हुई थी। वो लिखते हैं कि वहां मुझे सूतक में रखा गया। हिंदी में सूतक शब्द बहुत चलता है। कहीं घर में कोई शोक हो जाता है या कोई जन्मोत्सव संस्कार मनाया जाता है तो 12-13 दिन ये शुद्धि के दिन माने जाते हैं, उसको सूतक कहा जाता है। तो क्वारंटाइन की जगह पर हम सूतक शब्द क्यों नहीं रख सकते? ऐसे सैनिटाइज जो करते हैं, इसके लिए हमारे यहाँ मार्जन शब्द बहुत पहले से प्रचलित है। शुद्धिकरण करने के लिए पवित्र पवित्रो व सर्वावस्थाम गतोपि वा मार्जन छिड़कते हैं उसके ऊपर, पर अपनी परंपरा की ओर हम नहीं जाते।
वहां से कोई शब्द मिल जाता है तो उसको लपक करके लेते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे अंग्रेजी बोल लेंगे या सीख लेंगे तो महामानव हो जाएंगे। ये जो हीनता बोध भरा हुआ है, ये जो दिमाग की गुलामी हमको परेशान कर रही है, इससे स्वयं उबरने और अपने पाठकों को, नई पीढ़ी को उबारने की बड़ी आवश्यकता है। अन्यथा हमारी ये भाषाएं संकट के दौर से गुजर रही हैं। केवल एक भाषा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सही कहा। संकट समूची भारतीय भाषाओं के सामने, बल्कि कई विश्व भाषाओं के सामने, अंग्रेजी इन सबको निगलती चली जा रही। तो सामान्य समस्याएं, मिली जुली समस्याएं हैं, इन पर हमें एक विचार समीक्षा- करने की जरूरत है। एक समीक्षक होने के नाते आपने बहुत ही सूक्ष्मता से इन सभी चीजों को देखा, समझा। साहित्य समाज का दर्पण होता है आदरणीय, और जैसा दर्पण में हम देखते हैं उसकी प्रतिबिंब हमें दिखाई पड़ती है। आपने अपने समीक्षा के यात्रा में बहुत कुछ ऐसा अनुभव किया है। आप शोध संबंधी भी कार्य कर चुके हैं, तो शोध का स्तर उठाने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहते हैं जो साहित्यिक शोध हो रहे हैं अभी? आपने मेरी दुखती हुई रग को छू लिया है। दरअसल मैं मानकर चल रहा हूँ कि शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र होता है विश्वविद्यालय, जी, और विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा प्रदेय होता है शोध कार्य। विश्वविद्यालयों की रचना ही शोध कार्य के लिए की गई थी, ग्रेजुएट्स बनाने के लिए नहीं की गई। वो तो किसी बिल्कुल। कॉलेज में हो जाते हैं, लेकिन इधर हमारा शोध कार्य मजबूरन मुझे कहना पड़ता है कि हम शोध का प्रतिशोध ले रहे हैं। विद्यार्थी भीड़ बनाकर आते हैं, उनको एक उपाधि चाहिए जो नौकरी में सहायता दे सके। कुछ लोगों के लिए ये अलंकरण है, आगे डॉक्टर शब्द लग जाता है तो गरिमा मंडित हो जाते हैं। वे शोध की प्रक्रिया से परिचित नहीं होते। आप देखें, पीएचडी में प्रवेश देने के पूर्व अब इधर कुछ प्रयत्न या प्रयास किया गया है। इसके पहले शोध प्रविधि की कोई जानकारी शोधार्थी को नहीं होती थी। उसे नहीं पता होता था कि नोट्स कैसे लिए जाते हैं, जी, सामग्री के संकलन कैसे किया जाता है, अनुच्छेदीकरण कैसे होता है, शीर्षक कैसे बनाए जाते हैं, पाद टिप्पणियां कैसे लिखी जाती हैं, यहाँ तक कि अनुक्रमणिका कैसे बनाई जाती है, संदर्भ ग्रंथों की सूची कैसे बनाई जाती है, अपने शोध प्रबंध की भूमिका कैसे लिखी जाती। जिनके पास पैसा है और उपाधि लेनी जरूरी है, वो ये काम बाजार से करा लिया करते थे, अब भी कराते होंगे। जी, इधर कुछ प्रतिबंध लगा है, वरना आपने देखा होगा इनकी दुकानें खुल गई और शोधार्थी एक बार शोध का विषय लेकर के और फिर गायब हो जाता है, खुद ही शोध का विषय हो जाता है। सही केवल कहा आपने, बिल्कुल। जमा करने के लिए कभी कभी आता है। इधर निर्देशकों ने एक खास तरह की अपनी पद्धति बना रखी है। वे शोधार्थी से मिलने के समय नहीं देते, कहते हमारे पास बस 3-4 बार आना, जब प्रवेश लेना हो, जब फीस जमा करानी हो, जब मौखी होनी हो, और बाकी फिर जैसे भी चाहो उसको करो। वो खाली अपना नाम देते हैं, वो गौरव प्रदान करके कार्यमुक्त हो जाते हैं। तो स्वेच्छानुसार, अपनी गतिमति के अनुसार शोधार्थी की जो समझ में जितना आता है वो 300-400-500 पेज लिखकर टाइप करा करके जमा कर देता है और वो स्वीकृत हो जाता है। मुझे नहीं पता कि इन 2-4-10 वर्षों में कितने शोध प्रबंध अस्वीकृत हुए। पास फेल में तो जानते हैं कि आज भी 10-20% बच्चे फेल हो जाते हैं, जी, लेकिन बिल्कुल। शोध में कोई फेल होता हो ऐसा नहीं दिखाई देता है। अगर कोई फेल करने का साहस भी करता है, यानी रिवाइज करा देता है, रिजेक्ट करा देता है, तो सारा हिंदी जगत उसके ऊपर टूट पड़ता है। उसको इतना जलील किया जाता है कि लगता है उसने गोहत्या कर दी है, कोई बड़ा भारी अपकृत्य कर डाला है। और सही, अगर कहीं उसको अस्वीकृत भी करा देता है तो इन विश्वविद्यालयों के कार्यालयों में ऐसे ऐसे बाबू लोग हैं जो आपको पता नहीं चलेगा। वो चतुर्थ परीक्षक नियुक्त करा लेगा, उसकी रिपोर्ट मंगा लेगा और वो हाथों हाथ उपाधि भी ले लेता है। ये सब कुछ माया जाल की तरह से हो रहा है। तो ऐसी जो दुर्दशा है उसका परिणाम ये हुआ है कि आज इंटरव्यू करते हुए मैं देखता हूं कि विद्यार्थी अब अपने को डॉक्टरेट लिखते हुए या यह बताते हुए कि मैंने पीएचडी की है, झेपने लगा है। शोध प्रबंध लेकर जाता है और दिखाना चाहता है तो वहां बैठे हुए विशेषज्ञ बस शीर्षक सुनकर कहते हैं कि ठीक है रखो अपने पास। ये तो सर समस्याएं हुई। आप इसमें क्या सुझाव देना चाहते हैं? सुझाव ये है कि शोध को पहली बात तो जॉब ओरिएंटेड बनाया जाए।
जब जी। तक उसके साथ जीविका की गारंटी नहीं होगी तब तक जी। उसके प्रति गंभीरता नहीं आएगी। सही। दूसरे, निर्देशन कार्य को एक गंभीर कार्य की तरह से प्रस्तुत किया जाए। गंभीरता तब आएगी जब ये कार्य या तो पेड होगा या उन लोगों को निर्देशक बनाया जाएगा जो सही अर्थों में शोध के प्रति कमिटेड है, पूरी तरह से समर्पित, प्रतिबद्ध। केवल बहुत फैशन सही। के तौर पर निर्देशक बन जाना या करियर में शामिल कर लेना ये पर्याप्त नहीं है। तीसरी चीज ये हो सकती है कि जैसे साइंस फैकल्टी में जो शोध प्रबंध जमा किए जाते हैं उसमें शोध प्रबंध पर निर्देशक और शोधार्थी इन सब के नाम जाते हैं और इन सबका वो ज्वाइंट कंट्रीब्यूशन माना जाता है। हमारे यहाँ नाम तो जाता है पर उसके बाद जब किताब छपती है तो शोधार्थी की अकेली होती है, शोधार्थी शोधक की नहीं, निर्देशक की नहीं होती। तो उसको भी जब इसका पुरस्कार या इसका लाभ मिलेगा तो कुछ गंभीरता पैदा होगी। जी। मेरा अपना सुझाव ये है कि A to Z हर व्यक्ति को निर्देशक बनाया जाना जरूरी नहीं। बिल्कुल इसके सर। लिए कमेटी होनी चाहिए जो देखे कि इस व्यक्ति में शोध की कितनी क्षमता है, स्वयं इसने कितना शोध कार्य किया है। दूसरी बड़ी समस्या यह है कि लोगों को शोध विषय नहीं मिल पा रहे, वे शोध और समीक्षा का अंतर भूल गए। अब जैसे मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यासों में नारी भावना ये समीक्षा का विषय हो सकता है, शोध का विषय नहीं हो सकता। शोध यानी खोज उसकी होती है जो खो गया है, जी। जो जी। लुप्त प्राय साहित्यकार है, अज्ञात है, बहुत हिस्टोरिकल रिसर्च वाले, यानी जो उनको भूले बिसरे रचनाकार या प्रवृत्ति या विचारधारा कहते हैं, उसको उद्घाटित करना शोध का कार्य होता है। सही कहा जैसे आपने। विज्ञान के क्षेत्र में देखिए और दूसरे क्षेत्रों में देखिए, वे नए नए आविष्कार कराते हैं। अब ड्रोन बनाया है तो ये शोध है, एंड्रॉइड मोबाइल बनाया है ये शोध है, इसकी उपयोगिता है। शोध के 4 मुख्य मापदंड होते हैं। पहली बात कि उसमें मौलिकता होनी चाहिए, दूसरी बात उसकी उपयोगिता होनी चाहिए, तीसरी बात सामग्री की उपलब्धता होनी चाहिए और चौथी बात कि वो हो प्रासंगिक माने समय के साथ जुड़ा भी होना चाहिए। समीक्षा से इसको कैसे अलग किया जाए इसके लिए विचार करना आवश्यक है। जो पहले से प्राप्त है उसका पुनर्मूल्यांकन करना, उसमें कुछ और जोड़ना, ये समीक्षा है और समीक्षा बड़ी महत्वपूर्ण विधा है, लेकिन वो शोध नहीं है। जी। मैं फिर इसको दोहराना चाहता हूँ कि शोध सदैव हिस्टोरिकल रिसर्च होती है, जो ऐतिहासिक है, जो लुप्त प्राय है, उसको बचाना। उसके भी 4-5 मुख्य रूप है। एक है सैद्धांतिक शोध कार्य, जहां आप काव्य शास्त्रीय इतिहास के मानदंडों के आधार पर कार्य करते हैं। दूसरा है अंतर विद्यापरक, इंटरडिसिप्लिनरी। तीसरा है तुलनात्मक शोध कार्य। चौथा है सर्वेक्षण परक शोध कार्य, जैसे लोक साहित्य का सर्वेक्षण करने के लिए उतरे, भाषिक प्रयोगों का सर्वेक्षण करने के लिए उतरे। ये सब सर्वे माने एक विशेष प्रकार की अध्ययन पद्धति से प्राप्त होते हैं। तो आज की स्थिति यह है कि ज्यादातर हिंदी विषय में हमारी कन्याएं आ रही हैं। जी। अब इनको आज की सामाजिक स्थिति पर विचार करते हुए हम सर्वे कार्य के लिए सब जगह नहीं भेज सकते। दूसरे जो बच्चे इससे जुड़ते हैं, युवा वर्ग के शोधार्थी, उनको ये बताने की आवश्यकता है कि जिन पर पहले से लिखा जा चुका है उन पर आप बेहतर नहीं लिख पाओगे। अभी फ्रेशर हैं, एमए करके निकले हैं। अब बताइए कि निराला पर रामविलास शर्मा ने जब इतना लिख डाला हो तो क्या निराला पर उससे बेहतर कोई थीसिस लिख सकता है? बिल्कुल। तुलसीदास पर 100 से अधिक ग्रंथ लिखे जा चुके हैं, उनको पढ़ने में एक जिंदगी खत्म हो जाएगी। क्या उन सबका अतिक्रमण करके उनसे बेहतर रिसर्च थीसिस कोई बना सकता है? एक आध अपवाद रूप में जिसको दिव्य प्रतिभा मिली हो उसको छोड़ करके सामान्यतः मैं कह रहा हूं। इसलिए ऐसे विषय न देकर उनको इस प्रकार के विषय दिए जाए जिसको युवा वर्ग ही कर सकता है। वो साइकिल से चलकर उस गांव तक पहुंच सकता है, वहां का लोक साहित्य रिकॉर्ड करके ला सकता है, कहीं किसी संग्रहालय में पुस्तकें या पांडुलिपियां रखी हुई हैं उनको उतार सकता है, उनकी फोटो कॉपी ला सकता है, बैठकर उनका अध्ययन कर सकता है। इसमें उनका उपयोग करना चाहिए। आपने बहुत खूब कहा सर, शोध और समीक्षा दो अलग पहलू हैं, दो अलग विधाएं, और अगर ये दोनों मिलाया ना जाए, इनको अगर समझ लिया जाए तो शोध का बड़ा उद्धार होता है। जी। आप देखिए जो पुनरुक्ति हो रही है, जो रिपीटिशन हो रहा है, एक एक विषय पर
50-50, 100 शोध प्रबंध लिखे जा चुके हैं। जी आप उस शायद हमें खेद है कि हम सूर्य प्रसाद जी को, दीक्षित जी को सुन नहीं पा रहे हैं। थोड़ी देर में आपसे फिर वो जुड़ेंगे, तब तक हम उनकी अपेक्षा कर रहे हैं। नेटवर्क बाधित हुआ है, मैं बताना चाहूंगी। और नीता जी, आपको सूचित करना चाहूंगी कि हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर राजीव रावत जी भी जुड़े हुए हैं। जी जी, प्रणाम करते हैं और हार्दिक स्वागत करते हैं। शायद आदरणीय का नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा होगा, मुझे लग रहा है उनका। हाँ, वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। वो जैसे ही जुड़ते हैं मैं आपको बताती हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी बिल्कुल सही कहा आपने। तब तक हम उनकी प्रतीक्षारत है। जब तक वो हमसे जुड़ रहे तब तक हम उनके लिए प्रतीक्षारत रहेंगे। एक मिनट भैया। नीता जी जी, मेरी तरफ से 2 सवाल नोट कीजिएगा, मैं जो जानना चाहती हूँ। जी जी बिल्कुल। आलोचना और समालोचना में कैसे बारीकी से अंतर समझाया जा सकता है? आपकी भी आवाज कट रही है। अच्छा, शायद कुछ तकनीकी वजह। आलोचना और समालोचना किस आलोचना प्रकार से अंतर स्पष्ट किया जा सकता है? जी जी, आलोचना और समालोचना। आलोचना और समालोचना। जी जी। और एक मेरा प्रश्न है कि आदरणीय साहित्य का अपना समृद्ध जो है काल देखा है, और आज के समय में जिस प्रकार से हमारे अनेक आभासी पटल हैं और उन पर जो कार्य हो रही हैं, और जिस प्रकार से अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुले हैं, ऐसे में भी हिंदी की स्थिति को कहां पर आंकते हैं, यह भी मेरा एक प्रश्न है जो मेरे मन में जिज्ञासा है। ये सामने निवेदित कीजिएगा। एक बार आप उन्हें फोन कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं उनको फोन कर ही रही हूँ, उनसे कोशिश कर रही हूँ जुड़ने की। देखती हूँ। हाँ सर, जुड़िए क्या? नहीं, आप जुड़ नहीं पाए, हम आपको देख नहीं पा रहे हैं सर। नहीं आए, जैसे आप पहले आए थे वैसे आप जैसा लिंक से। नहीं, वो हम समझ गए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। सब श्रोताएं, दर्शक सब बैठे हुए हैं आपको सुनने और देखने के लिए। तो आप जुड़िए जैसे पहले। आपको जो लिंक हरी हरी एक तो पत्ता हुई वही दरिया में नहीं है इसे। हेलो, नेताजी, नेताजी आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जब तक आदरणीय हमारे साथ जुड़ते हैं डॉक्टर राजीव रावत जी से आप 2 बात कर सकती हैं, और संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज की इस पहल के लिए उनके भी विचार हम जान सकते हैं। जी। नमस्कार। मुझे लगता है कि अगर कोई व्यवधान है तो उसका ही इंतजार किया जाए। प्रोफेसर प्रेम शंकर त्रिपाठी जी हमारे बीच में हैं, उनको सुना जाए। मैं
इतनी बातें सुनने के जी बाद मैं आदरणीय, इस बिल्कुल स्थिति में आपने नहीं हूँ। सही कहा। लेकिन सभी दर्शक देख रहे हैं, जब तक नहीं आदरणीय जुड़ रहे हैं तो आप अपने नहीं, मैं तो कर सकते हैं। जैसे ही आदरणीय जुड़ेंगे तो हम उनसे पुनः रूबरू हो जाएंगे। सुनते हुए ही अभिभूत हूँ, क्योंकि प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी से मेरा काफी पुराना ताल्लुक रहा है। कई बार उनसे मिलने का भी सौभाग्य रहा है। सर आप अपनी वीडियो ऑन करेंगे तो थोड़ा सा नहीं, अच्छा मैं रहेगा। अभी वीडियो नहीं ऑन कर पाऊंगा, मैं कहीं बाहर में हूँ। तो मैं समझता हूँ कि उनका जो विद्वतापूर्ण वक्तव्य और जिस बेबाकी के साथ वे अपनी बात रख रहे हैं आपके प्रश्नों के उत्तर में, और बहुत ही कहीं खूबसूरती से रख कोई रहे लाग लपेट नहीं, बिल्कुल साफगोई के साथ एक एक कबीर की सी बात जैसे वो रख रहे हैं कि जो फूके घर आपनो चले हमारे संग। और ऐसे निष्प्रह तपस्वियों की तैयार इस तपोभूमि में ही हिंदी और हिंदी का साहित्य सुरक्षित है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी आश्वस्ति है कि ऐसे टोकने वाले, ऐसे मार्गदर्शक अभी हमारे बीच में हैं, जो कि उन्होंने आज के हिंदी साहित्य की जितनी दिक्कतें हैं उनको उन्होंने कैसे एकदम क्रिस्टल क्लियर करके, जिसको कहते हैं, सामने रख दिया है। ये बहुत विलक्षण बात है कि आज भी ऐसा कोई कह सकता है और सच सच कह सकता है, डंके की चोट पर कह सकता है। मैं उनको नमन करता हूँ शुद्धाक्षर परिवार की ओर से। और बाकी आप प्रोफेसर प्रेमचंद्र त्रिपाठी जी को सुनिए, हम लोग फिर बाद में कभी बात करें। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय, बहुत बहुत शुक्रिया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय रवि प्रताप सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज शब्दाक्षर साहित्यिक संस्था में एक ऐतिहासिक पहल की शुरुआत हुई है कि हमें ऐसी महान विभूतियों, ऐसे महान विद्वानों को सुनने का, उनकी काव्य यात्रा का, साहित्य यात्रा को सुनने का मौका मिलेगा रूबरू। तो इस विषय पर आप भी दो शब्द कहें आदरणीय, तो बहुत अच्छा लगेगा हमारे श्रोताओं को। आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी। संप्रीति जी नमस्कार और सभी को प्रणाम। अभी मैं एक ऐसी जगह पर हूँ कि बहुत कोलाहल और ऐसी जगह पर हूँ कि जहाँ मैं बातचीत नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं सुन रहा हूँ सबको, और सर को जोड़ने का प्रयास करिए। तब तक रावजी रावत सर जैसे महान विद्वान हम लोगों के बीच में हैं, वो कुछ दृष्टांत सुनावें तो बेहतर होगा, और आप भी कुछ बातें कह सकती हैं तब तक। नीता जी संपर्क स्थापित कर रहे हैं। शुक्रिया। शुक्रिया आदरणीय। हम प्रीति जी आपसे एक बात के पास चलते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि वे दो शब्द कहें। हेलो। आदरणीय डॉक्टर राजीव रावत जी। जी बताइए। जी आदरणीय, अभी दीक्षित जी को टाइम लग रहा है जुड़ने में, तो आपसे पुनः निवेदन है कि हमारे जो दर्शक इतने साहित्य अनुरागी हैं, सुनना चाहते हैं, तो आप भी अपने अनुभवों को साझा करें। जी, मैं तो यही कहूंगा कि ये जो प्रकल्प हमारे रवि भैया ने शुरू किया है और आप सब लोगों के सहयोग से, ये एक विलक्षण प्रवृत्ति है साहित्य साधकों की कि साहित्य रच भी रहे हैं और साहित्य को सहेज कर भी रख रहे हैं। शब्दाक्षर में जो लोग जुड़े हुए हैं, शब्दाक्षर की ये पूरी की पूरी टीम है,
इसका उद्देश्य बहुत पवित्र है और इसमें सभी को बिना किसी भेदभाव के बराबर का मौका मिलता है, ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी चीज ये, सभी लोग अपने समर्पित भाव से, सभी लोग अपने किसी भी व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से शब्दाक्षर से नहीं जुड़े हैं। सभी लोग अपनी साहित्य साधना की जो उनकी अपनी अंतर यात्रा की भावना है उसके साथ साहित्य से जुड़े हैं, शब्दाक्षर से जुड़े हैं। तो मुझे लगता है कि आज जो हमारे समूह ने जो प्रारंभ किया है कि प्रोफेसर सूर्य प्रकाश दीक्षित जी के साथ आज आपने इतना साहित्यिक और आत्मीय वार्तालाप का आगाज किया है, यह परंपरा आगे बढ़ेगी तो और हमारे जो नवोदित कलाकार हैं, नवोदित साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं, कलमकार हैं, वो हमारे इस प्रकल्प से जुड़ेंगे। और मैं चाहता हूं कि हमारे इस प्रकल्प से जुड़ने वाला हर व्यक्ति जो आज जुड़ा हुआ है या आगे भी जुड़े, वो प्रोफेसर दीक्षित जी के हमारे आज के इस साक्षात्कार को अवश्य देखे और सुने। आज उन्होंने इतनी बड़ी लकीर खींची है हिंदी साहित्य की विसंगतियों को, विद्रूपताओं को, षड्यंत्रों को, मठगिरी को, गैंगबाजी को उन्होंने इतने इतने अच्छे शब्दों में उल्लेड़ा है कि मेरा तो मन कर रहा है कि अब मैं कुछ नहीं कहूं, बस एक बार ये कार्यक्रम समापन हो तो मैं एक बार पूरी रिकॉर्डिंग को फिर दोबारा सुनूं। बहुत दिनों के बाद किसी बड़े बुजुर्ग के मुंह से इतनी साफ गोई, इतनी बेबाकी के साथ ये चीजें सुनने को मिली हैं। अगर आज का हमारा साहित्यकार वर्ग जो कुछ रचना चाहता है, जो कुछ पढ़ना चाहता है, अगर इन मापदंडों को, इन कसौटियों को, इस निकष पर अपने आप को कसे तो निश्चित ही साहित्य सागर में कुछ अच्छे रत्नों का समावेश हो सकेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे शुद्धाक्षर के संरक्षक प्रोफेसर प्रेमशंकर त्रिपाठी जी आज यहाँ पर हैं। उनके सामने कुछ कहना और प्रोफेसर दीक्षित जी की सभा में कुछ कहना मेरे जैसे अज्ञानी और छोटे से कलमकार के लिए ज़्यादा उचित नहीं होगा। मैं यही चाहता हूँ कि हम लोग इन अपने शीर्ष पुरुषों को, स्तंभों को सुने। ये हमारी धरोहर है, हमारी थाती हैं। हमें इन वट वृक्षों की छांव में अपना खेलने कूदने का, उछलने का सौभाग्य तो प्राप्त हुआ ही है, हम इनसे कुछ सीख सकें। आज के इस सोशल मीडिया के प्रादुर्भाव के बाद साहित्य में एक बड़ी विचित्र प्रवृत्ति यह हो गई है कि जैसे ही कोई सोशल मीडिया पर अवतरित होता है, वैसे अवतार ही पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार जैसे कद का मानने लग जाता है और बस 4 लाइन लिखी, चाहे वो कविता चाहे गद्य, और अब वो बैठ जाता है कि अब मेरी इन 4 लाइनों पर मैं देखता हूँ मेरे किन दोस्तों ने लाइक किया या किन्होंने टिप्पणी की या नहीं। मैं इस विषय में बताऊंगा कि अगर आप अमृतलाल नागर को पढ़ें, उनकी आत्मकथा में धर्मयुग में मैंने एक प्रसंग पढ़ा था कि उन्होंने ये कहा था कि जब वो लिखते थे और लिखने के बाद वो स्वयं संतुष्ट नहीं होते थे, उसे फाड़ देते। आज क्या हो रहा है कि आज हम सीधे सीधे लिखते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो और कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म। तो साहित्य एक कुछ घास कटाई जैसा काम होता जा रहा है, जिसमें कोई चिन्ह नहीं आ रहा है, विश्लेषण नहीं आ रहा है, समीक्षा नहीं आ रही है, जो सहज पके सो धीरो हो, मीठो हो, वो वाली बात जब नहीं आती तो होता क्या है कि वो अपरिपक्वता हर स्तर पर बहुत ज्यादा हावी हो। तो नागर साहब ने कहा है अपने उस
संस्मरण में बात में कि अपने लिखे को फाड़ते चलो, फाड़ते और जिस समय तुम्हारे हाथ कांपने लग जाएं उस कागज को फाड़ने में, तब मानो कि ये किसी को दिखाने लायक अब लिखा है। हमारे सभी लोगों को इस सलाह पर एक विमर्श करना होगा। इस लोकेशना से, इस लोभ से बचना ही होगा कि हम निरर्थक साहित्य के नाम पर बहुत सारा कूड़ा करकट न इकट्ठा करते चले जाएं। और मुझे तो दीक्षित सर की सलाह ये बिल्कुल अच्छी लगी, जिसको कि रवि भैया जानते होंगे कि मैं पिछले कई वर्षों से कभी कभी जब दुखी होता हूँ तो फेसबुक पर लिख देता हूँ कि बहुत अच्छा ये कि कोई अच्छी चीज पढ़ी जाए अगर आप कुछ लिख। तो आज उन्होंने ये कहा, मुझे बहुत पसंद आया। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग शब्द अर्चना को, इस यज्ञ को आगे बढ़ाएं। इसमें हम अपनी छोटी छोटी आहुति देते रहें, अपने इन ऋषियों के ऋषि मंत्रों का जाप करें और इनसे इन ऋचाओं को सीखें, इनसे जानें कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है। बहुत बहुत आदरणीय डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी जी पुनः हमारे साथ जुड़े हैं। आदरणीय को प्रणाम निवेदित करती हूँ और पटल पर उनका पुनः स्वागत करती हूँ। आदरणीय, मैं आपको सूचित करना चाहूंगी कि आदरणीय सूर्य प्रसाद दीक्षित जी से अभी बात हुई, उनके वहां पर नेटवर्क इतना बाधित है कि उन्हें जूम मीटिंग में नहीं आने के लिए मना। तो उनका संदेश यही है कि वो अभी नहीं जुड़ सभी को नमस्कार। बहुत बहुत रावत जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। सर से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि उनकी तकनीकी वजह से वो जुड़ नहीं पा रहे, नेटवर्क सही नहीं है। तो लगभग हमने जो उनसे बातें की वो हमारे लिए काफी सुखदायी रही, अच्छी रही और हमने काफी कुछ सीखने को मिला उनसे, हमने उनको जाना और हम कोशिश करेंगे कि उनको दोबारा इस तरह मंच पे लाया जाए। और उनसे काफी बातें करनी थी जो अधूरी रह गई, वो पूरी करनी है हमें। और इसी कार्यक्रम में इसकी दूसरी श्रृंखला हम 1 तारीख को अगले महीने आपसे फिर से जुड़ेंगे इसी वक्त। मैं नीता अनामिका, शब्दाक्षर, राष्ट्रीय साहित्य मंत्री, आप सभी से विदा चाहती हूँ। नमस्कार, शुभ रात्रि। धन्यवाद। राजीव जी नमस्कार। गुरु जी प्रणाम सर, चरण वंदन। आप लाइव हटा दीजिए, संप्रीति जी लाइव खत्म कर दीजिए। ठीक है फिर, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी, आप हमसे जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद भागवत जी, किसी की खरी आप खरी हमसे सुनने जुड़े। को मिली, बड़ा आनंद आया। संप्रीति जी आप लाइव को हटा दीजिए। नीता जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से इतने विद्वान के साथ अपने वार्ताक्रम को जारी रखा। काफी बातें